मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट में अगर कहीं दर्द हो, यानी हड्डी में, नस में, घुटना में दर्द, एड़ी में दर्द, गर्दन में दर्द हो, वहाँ पर फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। हर बीमारी में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही ज़्यादा है। डर है वो अपने आप एक बिजनेस है। डर आ करके आप इलाज कर रहे हैं, लोगों को कुछ कंफ्यूज करके इलाज कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ट्यूमर हुआ है उसको जो जहाँ ऑपरेशन किया गया है, जहाँ स्टिच लगा है, वो जल्द से जल्द घाव बढ़े, उसके लिए आपको डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करनी है। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज के खास कार्यक्रम आपकी बात नहीं होगी, आपकी सेहत से खिलवाड़, इसके लिए चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं शहर के जाने माने और सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले और आईजीएमएस में अभी वर्तमान में सेवा दे रहे हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से डॉक्टर रत्नेश चौधरी जी से। इनसे जानेंगे हम कि क्या बीमारियां अभी मार्केट में चलन में हैं, उसकी क्या इलाज है, उसके क्या हम सावधानियां बरतें ताकि आने वाले समय में उससे ज़्यादा परेशानी नहीं हो, एलोपैथी की तरफ आपको नहीं भागना पड़े। आप जानते हैं कि किसी भी एलोपैथिक दवा का साइड इफेक्ट होता है जो स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है, तो उससे कैसे बचें और आप कैसे तंदुरुस्त रखें, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश चौधरी जी। आप नमस्कार जी। अभी के समय में प्राय लोगों की यह मानसिकता बनी है कि कोई भी बीमारी हो फटाक से दौड़ के एलोपैथी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो दवाई 2 टैबलेट लिख देगा, 2 एंटीबायोटिक लिख देगा, आपकी तबीयत छू मंतर से गायब हो जाएगी, लेकिन जो उसका शरीर पर साइड इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं जी। और हम लोग बच्चों को ये बताते हैं, हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स उनको ये बताते हैं कि जब फिजियोलॉजी, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी वो गलत होती है तब पैथोलॉजी हो जाती है, यानी बीमारी पैदा होती है। तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी यानी शरीर की जो काम है, धाम है, वो अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तभी जो है बीमारियाँ होती है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि जो दिखता है उसका इलाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन जो योग सिद्धांत है या फिर एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, सबके अलग अलग अपने अपने सिद्धांत हैं और उन सबको देखा गया है कि उससे मरीजों को काफ़ी लाभ होता है। तो ऐसा नहीं कि एलोपैथ, जहाँ इमरजेंसी है वहाँ एलोपैथ की बिल्कुल ज़रूरत है, किसी को गोली लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ होती, खासकर जैसे दर्द हुआ या फिर पैरालिसिस हुआ या फिर खुद को स्वस्थ रहने की जो टेक्निक्स हैं उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। और आप अपने आप को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और अगर आपको किसी भी मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट में अगर कहीं दर्द हो, यानी हड्डी में, नस में, घुटना में दर्द, एड़ी में दर्द, गर्दन में दर्द हो, वहाँ पर फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि 80 से 90% जो बीमारियाँ हड्डी नसों की बिना फिजियोथेरेपी के ठीक ही नहीं होता है। और अगर आप शुरू में ही फिजियोथेरेपी करा लेते हैं तो आपको ऑपरेशन कराने से हम बचा सकते हैं, आपको अस्पताल में जाने से बचा सकते हैं, आपका खर्च जो है बहुत कम हो जाएगा और बिल्कुल सस्ते में इलाज हो जाता है। आप क्रिकेट मैच देखिए, जहाँ एक क्रिकेट खिलाड़ी को चोट लगती है वहाँ सबसे पहले जो है फिजियो देखता है। और अगर एक खिलाड़ी एक मैच में नहीं खेलता, आईपीएल का हो या अंतर्राष्ट्रीय मैच हो, तो वहाँ तुरंत उसको 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ का या कई बार करोड़ों रुपए का घाटा हो जाता है। मैं घाटा इसलिए कहूँगा क्योंकि उनका कैरियर कई बार बर्बाद हो जाता है। इसलिए फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही ज़्यादा है और आज की दौड़ती भागती जीवन तो इसका कोई जोड़ा नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि आप बीमार हो जाते हैं तो हमारे पास आइए, जबकि फिजियोथेरेपी के डॉक्टर कहते हैं कि स्वस्थ रहना है तो हमारे पास आइए। तो क्या अंतर है एलोपैथी में और फिजियोथेरेपी में? क्या नुकसान है उसके, और कैसे मतलब लोग को महसूस होता है कि भाई नहीं अब इलाज का नहीं है, तो किस परिस्थिति में फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें? देखिए, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं सभी बीमारियों में फिजियोथेरेपी का प्रयोग होता है। चाहे वो दांत की बीमारियां हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो, आपको ऑपरेशन करना है उस वक्त फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, उसके पहले ही फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कहने का अर्थ है कि हर बीमारी में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही ज़्यादा है। और हम लोग ऐसा नहीं, किसी पैथी से कोई विवाद नहीं है। हमारा ये कहना है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से बड़ा स्पष्ट मानना है, इलाज हमेशा सस्ता, सही समय पर और सही जगह पर होना चाहिए, अन्यथा एक तरह का अपराध है। कई बार आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी छोटी छोटी बीमारियों को लोग बड़ी बड़ी बीमारियां बना देते हैं। और डर जो है आज के समय में, डर है वो अपने आप एक बिजनेस है। डर आ करके आप इलाज कर रहे हैं, लोगों को कुछ कंफ्यूज करके इलाज कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जहाँ लगता है ऑपरेशन करना है वहाँ फिजियोथेरेपी की भी एक राय ली जाए। अगर हड्डी की नसों की समस्या, वहाँ फिजियोथेरेपी की राय ली जाए। ऐसा कई बार आप जानते भी है, कई बार हम लोगों ने सोशल मीडिया में डाला है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कई बार ऐसा आया है। हम लोगों ने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पर कि
बिना ऑपरेशन के मरीज ठीक हो गए हैं। तो कहने का अर्थ है कि आम लोगों को इसमें जागरूक होना होगा कि आपको अगर मान ली किसी को फेफड़े में तकलीफ हो रही है, वो सिर्फ निमोनिया हो गया मान ली, तो सिर्फ जो है आप दवा से ठीक नहीं हो सकते। निमोनिया के साथ साथ आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी करने की ज़रूरत होती है। तो जो निमोनिया आपका 10 दिन में ठीक होगा, 1 महीने में ठीक होगा, फिजियोथेरेपिस्ट करेंगे तो हफ्ता दिन में 15 दिन में जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और चेस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। उसके अलावा निमोनिया में क्या होता है या टीबी में क्या होता है, कई बार फेफड़ों की संरचना खराब हो जाती है। तो वहाँ पर जो है आपको नियमित रूप से चेस्ट फिजियोथेरेपी करने से फेफड़े की संरचना बेहतर होती है, आपको सांस कम फूलेगा, आपको तकलीफें बहुत कम होगी। तो कहीं किसी पैथी से विवाद नहीं, हमारा ये कहना है कि हम लोग समग्र इलाज, होलिस्टिक अप्रोच हो, तब मरीजों के लिए बहुत बेहतर और देश के लिए बेहतर, राज्य के लिए बेहतर है। सर आपने बताया कि दांत में कैसे फिजियोथेरेपी से इलाज? बिल्कुल, अगर किसी का दांत में दर्द है, दांत निकाल दिया और उसको दर्द हो रहा है, वहाँ पर हम लोग मशीनें लगा सकते हैं। कई बार आप एक्सीडेंट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, किसी का जबड़े टूट जाता है, मुंह नहीं खुलता है, वहाँ पर फिजियोथेरेपी से हम लोग मुंह खुलवाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जो हम लोग गुटखा बहुत सारे लोग खाते हैं, उसके कारण क्या होता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो गया, मुंह नहीं खुल रहा है, कैंसर हो गया, कैंसर का ऑपरेशन किया गया मुंह का, दांत का, और उसके अलावा आपका मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह नहीं चल रहा है, आप खाना नहीं खा पा रहे, चबा नहीं रहे, वहाँ पर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। कहने का अर्थ है कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है। किस किस बीमारी में इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं? मैंने जैसा पहले कहा, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें कि फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है। कई बार बिल्कुल 100% है, कई बार साथ में रोल होता है। मान लीजिए आपका किसी का पेट में ट्यूमर हो गया, सर्जन ने ऑपरेट कर दिया, लेकिन अगर वो जो ट्यूमर हुआ है उसको जो जहाँ ऑपरेशन किया गया है, जहाँ स्टिच लगा है, वो जल्द से जल्द घाव बढ़े, उसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है, तभी जो मरीज जल्दी रिकवर होगा। पेशेंट लेटे लेटे सर्जरी के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, फिर आपको लोअर लिम्ब यानी पैरों की, हाथों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करवानी है, फिजियोथेरेपी करानी है, मशीनें लगानी है, उससे मरीज जो है जल्द स्वस्थ होता है और फिर आराम से चलने फिरने लगता है। कहने का अर्थ है कि हर जगह फिजियोथेरेपी का रोल है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कई बार छूट जाता है कि जब आप स्वस्थ होते हैं तब आपको दवा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप स्वस्थ हैं तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी लगातार आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। यही नहीं, किसी का दुखद किसी दुर्घटनावश कहें, किसी का पाँव कट गया, उनको हम लोग रिहेबिलिटेशन कराते हैं, कृत्रिम पैर देते हैं, फिर आपको ऑपरेशन हुआ और अगले दिन से फिजियोथेरेपी शुरू। ऑपरेशन के पहले फिजियोथेरेपी करना है और तभी जो है वो आदमी आसानी से चल सकता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है या लगभग नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जी, लोगों को लगता है कि ये काफ़ी महंगा इलाज है, तो इसके बारे में बताएंगे कि क्या कुछ खर्च पड़ता है अगर एक नॉर्मल व्यक्ति फिजियोथेरेपी कराने के लिए जाता है, और सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ पर व्यवस्था की गई है जो आसानी से लोगों को उपलब्ध है? देखिए, ये एक टोटली मिसकंसेप्शन है कि महंगा इलाज है। कई बार आप फिजियोथेरेपी सेशन कराए जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में 50 रुपये में फिजियोथेरेपी हो जाती है। बाहर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ 200, 400, 500 या 1000 रुपये पर सेटिंग की ज़रूरत होती है। मैं बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। घुटना में किसी को दर्द है और उनको जो है ऑपरेशन कराना है, TKR कराना है, टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करानी है, तो मामूली रूप से आप करेंगे तो कम से कम 2.5 लाख रुपये एक घुटना में खर्च होंगे। कई अस्पतालों में 3-3, 4-4 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं और बहुत पहले से कराते हैं तो हो सकता है आपका 10,000, 20,000 में घुटना आपका ठीक हो जाए और बिल्कुल ठीक रहे। फिर हो सकता है 5 साल के बाद आप फिर आपने 10,000 रुपये घुटने पर खर्च किया, प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराई, रोज़ दिन जा करके 15 दिन 1 महीना कराया, 10-15 हज़ार कराया, आपका घुटना ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि कौन महंगा है। दूसरी बात है कि आप TKR कराया यानी घुटना जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया तो हो सकता है 5 से 7 साल का तो घुटना फिर आपको दोबारा तकलीफ दे, फिर आपको TKR की ज़रूरत हो सकती है या कोई अन्य समस्या आ सकती है, फिर आपको 2-4 लाख रुपए खर्च की जरूरत है। ऐसा नहीं, हम लोग टीम अप्रोच में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि कहीं ये महंगा है। और जितनी भी आपने सरकारी संस्थानों की बात बताई, IGM से 50 रुपये में इलाज होता है, PMCH में कई बार फ्री में इलाज हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सरकारी संस्थान है, मेडिकल कॉलेज है बिहार में, वहाँ पर कि 40 रुपये 50 रुपये रजिस्ट्रेशन में, जैसे मान ली गैस्ट्रो का पेट के पेशेंट वही 50 रुपये में इलाज कराते हैं, हमारे ही 50 रुपये पर सिटिंग में इलाज हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे कई सरकारी संस्थान है जहाँ बिल्कुल सस्ता और सर्वसुलभ इलाज है। आपने घुटने के दर्द की बात करी। प्राय ये देखा जाता है कि एक सर्टेन एज को पार करने के बाद लोगों के घुटने में दर्द प्राय आम हो जाती है, तो क्या इसका इलाज फिजियोथेरेपी में संभव है? क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, घुटने के दर्द जो है बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। और जैसे मैंने बताया आपको कि जिससे बाल हमारे पकते हैं उसी तरह से घुटनों में डिजनरेशन हो जाता है, यानी उम्र के साथ ही आने वाली प्रक्रिया है। इसको बिल्कुल रोका जा सकता है और प्रॉपर फिजियोथेरेपी जब आप यंग है, जवान है, उसी वक्त से नियमित रूप से एक्सरसाइजेज करें, जरूरत हो फिजियोथेरेपी करें और अर्ली स्टेज में अगर फिजियोथेरेपी आप करा रहे हैं तो बिल्कुल इससे बचाव किया जा सकता है।
दूसरी बात है कि अगर आपको तकलीफ हो ही गई तो आपको ऐसे बहुत सारी फिजियोथेरेपी की मशीनें हैं, कई तरह के एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से फिजियोथेरेपी की हर प्रकार की बीमारी, चाहे घुटना का दर्द हो, कमर दर्द हो, बिल्कुल रोका जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। और आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना होगा, जैसे आपको अपना वजन नियंत्रित रखना होगा। कई बार देखते हैं गृहिणियाँ जो है लंबे समय तक किचन में काम करती हैं, इससे भी जो है कमर दर्द बढ़ जाता है, घुटना दर्द बढ़ जाता है। तो आपको जो है नियमित रूप से जो है एक्सरसाइज करते हुए अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, लंबे समय तक खड़े नहीं रहें और अपने शरीर के मांसपेशियों को जो है मजबूत करते रहें। उससे जो है आपको घुटने दर्द और अन्य प्रकार के दर्द में बिल्कुल निजात दी जा सकती है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। चिकित्सीय क्षेत्र को छोड़कर आप सामाजिक क्षेत्रों में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। एक शैडो गवर्नमेंट है जिसमें आप स्वास्थ्य मंत्री के पद पर हैं। तो ये जो शैडो गवर्नमेंट के जरिए आप बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हैं और उस पर सोचते हैं, कई बार विचार विमर्श करते हैं और लोगों से जुड़ते भी हैं। हम एक सवाल जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के स्तर पर किस तरह की कमियां हैं? क्या संसाधनों का अभाव है? चिकित्सकों को और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको किस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए? क्या कमियां दिखाई देती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, मैं सामाजिक रूप से काफ़ी सजग रहता हूँ और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे काम करने चाहिए। और जैसे एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि मान ली बेतिया का मरीज़ है, उसको सीधे पटना रेफ़र कर दिया जाता है, या फिर दरभंगा का मरीज़ है या घोघरडिया का, मधुबनी का मरीज़ है, उसको जो है पटना रेफ़र कर देते हैं या बड़े अस्पताल में रेफ़र। इससे हमें बचना चाहिए। इससे जो अनावश्यक जो है पटना जैसे शहरों पर भीड़ बढ़ती है, तो हमको लगता है कि स्थानीय रूप से इस तरह की इलाज की सुविधा, जैसे सरकार ने डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई, बहुत अच्छी पहल। इसी तरह से स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय अस्पताल हैं, जो सदर अस्पताल है, मेडिकल जो कॉलेज हैं, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ बनानी चाहिए ताकि जो लोग अचानक जो है बड़े शहरों की तरफ नहीं रुख करें। उससे शहरों पर तो दबाव बनता ही, आर्थिक स्थिति भी मरीजों की बहुत ख़राब हो जाती है, उनके परिजनों को बहुत दिक्कत होती है। इस पर काम करने की जरूरत है। दूसरा है कि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिर्फ इलाज पर ध्यान दे रहे हैं, प्रिवेंशन, बचाव पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया ऐसे शहर हैं जो भारत में या विश्व में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो सांस की समस्या, हृदय रोग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही। तो हमें पॉल्यूशन कम करने की ज़रूरत है, इस पर भी काम होना चाहिए। हम पानी लोगों को ठीक से नहीं दे पा रहे, शुद्ध पानी लोगों को नहीं दे पा रहे, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। और जैसे पेट की बीमारियाँ बिहार में बहुत ज़्यादा है, लोग खैनी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या हाथ नहीं धोते हैं। अगर आप 40% पेट की बीमारी, अगर हम नियमित रूप से साफ हाथ ढंग से हाथ को धो लें तो 40% जो पेट की बीमारियाँ वो कम हो सकती हैं। तो इस पर जो है सरकार को काम करना चाहिए, बहुत अच्छा एक शुरुआत हो जाएगी। जी, तो इस तरीके से आपने देखा कि सरकार के स्तर पर क्या किया जाना चाहिए, चिकित्सक के स्तर पर क्या किया जाना चाहिए। एज ए पेशेंट या आप जो दर्शक हैं, अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें, इन तमाम चीज़ों पर आज विस्तार से चर्चा हुई डॉक्टर रत्नेश चौधरी जी के साथ। आपको बताते चले कि ये IGMS हॉस्पिटल में अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। आपको किसी भी तरह की समस्या है तो जाकर तुरंत में फिजियोथेरेपिस्ट से भी एक बार कंसल्ट कर लें, फिर एलोपैथिक में जाकर इलाज कराएं ताकि आप एलोपैथिक दवाओं से बच सके, आपका सेहत थोड़ा जल्दी रिकवर हो सके। इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपना और अपने सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।